अभी तक हमने सुना था कि इजराइल दूसरे देशों के साथ दादागिरी करता है, उनकी ज़मीन हथिया लेता है, लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है। लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल के कब्जे वाली ज़मीन पर डेरा डाल रहे हैं और इजराइल दूसरे देशों के पास मदद के लिए दौड़ लगा रहा है। इस जगह को देखिए, ये है शिबा फार्म्स। पिछले साल भर से हिजबुल्लाह यहाँ अपने टेंट्स लगाया जा रहा है, जबकि ये जगह है इजराइल के कब्जे में और उसने कई बार यूएन में इसे लेकर शिकायत भी की है और लेबनान की सरकार से भी कह चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाके किसी की नहीं सुन रहे। शिबा फार्म्स ही नहीं, इसके वेस्ट साइड में है गज्जर विलेज, जो आधा इजराइल के कब्जे में है और आधा लेबनान के पास। यहाँ पर भी हिजबुल्लाह पिछले कुछ समय से अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, मानो एक भयंकर जंग की तैयारी कर रहा हो। तैयारी देखकर लगता है जैसे हिजबुल्लाह इस बार खुलकर खेलने के मूड में है। वहीं पहले से ही हमास के साथ जंग में फंसे इजराइल की टेंशन बढ़ती जा रही है। Tensions between Israel and the Islamist militant group Hezbollah are at their highest level in years. The prospect of a full-scale war between Israel and Hezbollah terrifies many. इजराइल हिजबुल्लाह के बीच टेंशन बढ़ने के बाद कनाडा, यूके, जर्मनी, अमेरिका और तमाम कई देशों ने एडवाइजरी निकाली और इस वक्त अपने नागरिकों को लेबनान नहीं जाने की सलाह दी है। पिछली बार जब इन देशों ने ऐसा किया था तो उसके कुछ समय बाद ही ईरान ने अटैक किया था, यानी साफ है कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। बेंयामिन नेतन्याहू ने भी लेबनान को वार्निंग दी है कि अगर हिजबुल्लाह जंग करता है तो लेबनान की राजधानी बेरूत का हाल गजा जैसा हो जाएगा। लेकिन इस धमकी का कोई खास असर नहीं हुआ और हिजबुल्लाह ने अपने अटैक्स की इंटेंसिटी और बढ़ा दी है। हिजबुल्लाह की एक मिसाइल से 18 इजरायली सैनिक घायल हो गए, जिसके बाद नेतन्याहू ने भी गजा में इंटेंस मिलिट्री कैंपेन को रोक दिया है और इजरायली आर्मी को लेबनान की तरफ जाने का हुक्म दिया है। इजरायल लगातार सदर्न लेबनान में एयर स्ट्राइक कर रहा है और इजरायल की तरफ से किए गए 3 जून के हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर की जान चली गई। ये नुकसान हिजबुल्लाह के लिए बड़ा था और उसने जवाबी हमले के तौर पर उस दिन कई रॉकेट्स नदर्न इजराइल एरिया में दागे थे, जिसकी वजह से भयंकर विस्फोट हुए थे, कई इलाकों में आग लग गई थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग अब शुरू हो ही चुकी है। आइए जानते हैं हिजबुल्लाह लड़ाकों की कहानी, इतिहास, ईरान से दोस्ती, ताकत, मकसद और वो कसम जो इन्होंने 11 जून को खाई है। साथ जानेंगे 2006 में हुई इजराइल लेबनान वॉर के बारे में, उसका नतीजा क्या था और इजराइल का लेबनान से क्या विवाद है जो दोनों के बीच दुश्मनी का कारण बन गया है। दोस्तों, हिजबुल्लाह का अर्थ होता है अल्लाह की पार्टी, यानी पार्टी ऑफ गॉड। इसे तब बनाया गया था जब इजराइल ने 1982 में लेबनान पर अटैक किया था, लेकिन कहानी शुरू हो जाती है 1967 से ही, जब 6 दिन की अरब इजराइल जंग हुई थी। इसे 6 डेज वॉर भी कहा जाता है। जंग के बाद इजराइल ने गोलान हाइट्स और शिबा फार्म्स पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि गोलान हाइट्स के इलाके से सीरिया मिलिट्री के लोग इजराइल पर हमला करते थे और यहाँ से इजराइल के बड़े हिस्से में वाटर सप्लाई भी होती है और शिबा फार्म्स के इलाके से इजराइल को मदद मिलती है बॉर्डर पार तक नज़र रखने में। लेकिन शिबा फार्म का इलाका तो लेबनान का था, जिसे इजराइल ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद से ही इजराइल के रिश्ते लेबनान से ख़राब हो गए, क्योंकि इजरायली सैनिकों की मौजूदगी अपनी ज़मीन पर लेबनान को बर्दाश्त नहीं हुई। इधर पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को तो इजराइल से नफरत थी ही, पीएलओ के लोग भी लेबनान से इजराइल को भगाने की प्लानिंग में थे, जिनको साथ मिला लेबनान के कुछ शिया मुसलमानों का, और लेबनान ने पीएलओ के नेताओं को अपने यहाँ पनाह दी और अब दोनों का मकसद एक था, इजराइल का खात्मा। इन लोगों ने सदर्न बॉर्डर के पास अपने बेसेस बनाना शुरू कर दिए, खास करके उन इलाकों को चुना जो इजराइल के बॉर्डर से करीब में थे। ध्यान रहे कि लेबनान देश बनने से पहले वहाँ फ्रेंच का राज चलता था, इसलिए वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ साथ क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी थी। इस पॉपुलेशन को कई सारी क्रिश्चियन पार्टीज रिप्रेजेंट करती थीं और इनकी पैरामिलिट्री भी थी। इधर इजराइल वालों को जब ये पता चला कि लेबनान में पीएलओ उनके अगेंस्ट मोर्चा चला रहा है, तो उसने इन क्रिश्चियन मिलिशिया वालों से हाथ मिला लिया, उनको सपोर्ट करने लगे। एक तरह से कहा जाए तो लेबनान के अंदर के लोगों को ही चुनकर अपने दुश्मन को ख़त्म करने का फैसला लिया गया। इस तरह इजराइल ने पीएलओ को 2 फ्रंट्स पर लड़ाने की कोशिश की, पहले लेबनान के अंदर ही, दूसरा लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर। और इसी के साथ लेबनीज सिविल वॉर शुरू हुई, जो 1975 से लेकर 1990 तक चली थी। इसमें क्रिश्चियन मिलिशिया के लोग पीएलओ के अगेंस्ट थे। उस दौर में पीएलओ के 2 मेन लीडर हुआ करते थे, यासिर अराफात और अबू निदेल। इन दोनों के बीच बनती नहीं थी, इसी वजह से अबू निदेल पीएलओ से अलग हो गए और उन्होंने एक नई पार्टी बना ली
जिसकी एक पैरामिलिट्री भी थी जिसे अबू निदल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता था, शॉर्ट में जिसे फतेह कहते थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि 3 जून 1982 को इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों ने एक इजरायली डिप्लोमेट श्लोमो आर्गोव की हत्या करने का षड्यंत्र रचा था, पर उसे वो मार नहीं पाए। हालांकि क्रिटिकली इंजर्ड जरूर कर दिया था, पर यह एक्शन काफ़ी था इजरायल को उकसाने के लिए। इजरायल काफ़ी लंबे समय से पीएलओ से परेशान था। सदर्न लेबनान बॉर्डर के पास पीएलओ की मौजूदगी की वजह से उसे हमेशा किसी न किसी अटैक का डर लगा रहता था। उनके डिप्लोमेट पर हमला होने के बाद उन्होंने सोचा क्यों न एक बार जंग कर लें और फैसला कर लिया जाए। सदर्न लेबनान में अपना ऑपरेशन चालू किया। पीएलओ के अंदर वैसे भी बहुत सारे फ्रैक्शंस हुआ करते थे, उनमें से कुछ ऐसे थे जो आयतुल्लाह खुमैनी के फॉलोअर थे। यही सारे लोग मिलकर इजरायल के अगेंस्ट मोर्चा संभालना शुरू कर देते हैं। इजरायल की फर्स्ट लेबनान वॉर बिना किसी नतीजे के ख़त्म होती है, यानी ना तो पीएलओ ख़त्म होता है और ना ही इजरायल हटता है, और रिजल्ट ये निकलता है कि एक नया फ्रैक्शन जो ईरान का कट्टर समर्थक होता है वो बन जाता है, जिसका नाम होता है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह का वैसे तो मेन मकसद है कि वो इजरायल ऑक्यूपाइड लेबनान यानी कि शिवा फार्म्स, कफार चौबा हिल्स, गज्जर विलेज और गोलान हाइट्स, इन जगहों से इजरायल को हटा दे। पर इसके साथ ही वो ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा भी है, जिसके तहत वो इजरायल का दुश्मन है, इजरायल को इलीगल स्टेट मानता है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि इस पैरामिलिट्री को हिजबुल्लाह नाम भी खोमेनी ने ही दिया था। हिजबुल्लाह के लोग फिलहाल तो उसके डायरेक्टर जनरल हसन नसरल्लाह के इशारे पर चलते हैं। इनकी यूनिफॉर्म कुछ इस तरह दिखती है। खैर, हिजबुल्लाह वैसे तो एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, पर साल 2000 के बाद से वो लेबनीज पॉलिटिक्स में भी एंटर कर चुके हैं। करंटली हिजबुल्लाह पार्टी और उसके अलाइज के पास ही लेबनान की मेजॉरिटी सीट्स हैं। इधर लेबनान को लेकर इजरायल की पॉलिसी 2000 में बदली, जब फाइनली उसने कई सारी ऑक्यूपाइड जगहों से हटने का फैसला कर लिया। हिजबुल्लाह के लिए ये एक जश्न का दिन था। इसके बाद उसने ईरान और सीरिया से वेपन्स इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, अपनी मिलिट्री को मॉडर्न बनाने की कोशिश की। पर एक दिक्कत थी जो हसन नसरल्लाह को बड़ी खटक रही थी। हिजबुल्लाह के कई सारे सैनिक इजरायल के जेलों में बंद थे। बार बार कोशिश की जाती रही कि उनको छुड़ाया जा सके, पर इजरायल की लीडरशिप उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही थी। तो उन्होंने एक प्लान बनाया जिसके तहत 12 जुलाई 2006 की सुबह 9 बजे सदर्न लेबनान से कुछ रॉकेट्स फायर किए गए। सारी मिलिट्री का ध्यान उस पर चला गया और यहीं से हिजबुल्लाह की जीत हो गई, क्योंकि फिर उन्होंने इजरायल में घुसकर 3 सैनिकों की जान ली और 2 को किडनैप कर लिया। यानी उनका प्लान था इन 2 सैनिकों के बदले उन लोगों की घर वापसी होगी जो इजरायल की कैद में कई सालों से हैं। पर हिजबुल्लाह के अटैक के बाद इजरायल वालों का खून खौल उठा। उन्होंने बदला लेने के चक्कर में लेबनान के सदर्न बॉर्डर पर आक्रमण बोल दिया और इस दौरान उन्होंने कई सारे हिजबुल्लाह के बेसेस पर अटैक किया था। ये थी इजरायल और लेबनान के बीच दूसरी जंग जो 34 दिन तक चलती है और नतीजा ये निकलता है कि फिर मैच ड्रॉ हो जाता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इजरायल वो जंग जीता था, क्योंकि इस जंग के कारण लेबनान में बहुत सारी तबाही मची थी, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ था। जैसे इजरायल की IAF और ग्राउंड फोर्स ने मिलकर 600 किलोमीटर की सड़कें, 73 ब्रिज और बिजली विभाग जैसी जगहों को तबाह कर दिया था। साथ में 10,000 के करीब लेबनीज सिविलियंस की जान गई थी कंपेयर टू 350 इजरायली जानों के, विच मीन्स रेशियो वाइज इजरायल ने ज़्यादा लोगों की जान ली थी। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि भले ही इजरायल ने तबाही मचाई हो, लेकिन उसने अपना कोई भी वॉर ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं किया था, बल्कि वो उसे करने में पूरी तरह नाकामयाब रहा था। इजरायल के वॉर ऑब्जेक्टिव्स थे उन दोनों सैनिकों को वापस लाना, हिजबुल्लाह को सदर्न लेबनान से भगाना और बॉर्डर सुरक्षा को बेहतर बनाना। लेकिन तीनों में से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। इनफैक्ट वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ढूंढ भी नहीं पाए थे, क्योंकि वो गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर हैं, जो अंडरग्राउंड टनल्स में ऑपरेट करते हैं। वो दुश्मन पर हमला सामने से नहीं करते या किसी पर्टिकुलर जगह से नहीं करते, बल्कि उसे चोट पहुंचाकर अंडरग्राउंड टनल में गायब हो जाते हैं और केवल तभी बाहर निकलते हैं जब उनको ज़रूरत होती है या दुश्मन करीब होता है। इसलिए वो ज़्यादा लोगों को एलिमिनेट भी नहीं कर सके थे और हिजबुल्लाह को मामूली नुकसान पहुंचा था। और उनके जो 2 सैनिक किडनैप हुए थे, बाद में उनको प्रिजनर डील के जरिए ही वापस लाया गया था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज के टाइम में हो रहा है। हमास ने इजरायल पर अटैक किया और कई सारे IDF सोल्जर्स को कब्जे में ले लिया। अब वो उनके बदले फिलिस्तीनियों को जेल से रिहा कराना चाह रहे थे, पर इजरायल की लीडरशिप ने उनके साथ में नेगोशिएट करने के बजाय उन पर हमला कर दिया। और एक बार फिर इजरायल ने बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़कर पूरी दुनिया में डंका बजाना चाहा कि देखो हमने तो हमास को जड़ से ख़त्म कर दिया है। पर पिछले 9 महीने से इजरायल की सेना गजा पट्टी में है। इसके बावजूद वो केवल कुछ लोगों को ही अब तक रेस्क्यू कर सके हैं और ना ही वो हमास को ख़ास नुकसान पहुंचाए हैं। हाँ, मासूमों की जान खूब ली गई है।
वापस हिजबुल्लाह पर लौटें तो 2006 की जंग में भी वही हुआ जो हिजबुल्लाह चाहता था, यानी उसके 2 लोग जो इजराइल की जेलों में बंद थे बाद में रिहा हो गए थे और 34 दिन जंग चलने के बाद यूनाइटेड नेशंस ने सीज फायर करा दिया था। हालांकि 7 अक्टूबर इजराइल हमास जंग के बाद से ही हिजबुल्लाह इजराइल बॉर्डर पर डेली दोनों तरफ से मिसाइल छोड़ रहा है, जिस कारण दोनों साइड के 1.5 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। लेकिन दोनों के बीच विवाद पिछले महीने से बढ़ गया है। आइए जानते हैं क्या है मामला। इजराइल और अमेरिका की एक आदत है, टारगेट किलिंग। उसकी यही आदत अक्सर उसको दिक्कत में ले आती है। जैसे जब उसने इजराइल के कुद्स फोर्स के जनरल को मारा तो ईरान ने उस पर मिसाइल से अटैक किया, लेकिन इसके बावजूद उसने फिर 11 जून को लेबनान के जोयैया नाम के गांव में हिजबुल्लाह के 4 सैनिक और एक टॉप कमांडर जिनका नाम था तालिब समी अब्दुल्लाह को बम से उड़ा दिया। इसके बाद हिजबुल्लाह ने कहा कि अब वो पहले से भी बुरी तरह से अपने अटैक करेंगे और 12 जून को उसने इजराइल के ऊपर अब तक का सबसे खतरनाक अटैक किया, जिसमें उसने 200 रॉकेट्स दागे। हिजबुल्लाह को मिडिल ईस्ट की वन ऑफ द बेस्ट पैरामिलिट्री में से एक माना जाता है, जिसकी ताकत न केवल उसके 1 लाख सैनिक के बलबूते है, बल्कि उनके पास शॉर्ट रेंज में फायर करने वाली 1.5 लाख मिसाइल्स हैं, जो अगर एक साथ छोड़ दी जाएं तो दुनिया का कोई भी एरियल डिफेंस टेक्नोलॉजी उसे नहीं रोक पाएगा। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह का अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क हमास से कई गुना अच्छा है, जिसमें बिजली से लेकर कम्युनिकेशन की सुविधा भी है और किसी किसी टनल में तो रेलवे लाइन भी बिछी हुई है ताकि इमीडिएटली वेपन्स की सप्लाई की जा सके। और सदर्न लेबनान में ऐसी कई सारी जगहें हैं जहां से इन टनल्स का एक्सेस है। इनमें कुछ टनल्स तो इतने वाइड हैं कि उनमें वेपन्स से लोडेड ट्रक्स भी आ जाते हैं। इनके सैनिकों को ट्रेनिंग और हथियार ईरान की कुद्स फोर्स देती है। ये टैक्टिक्स के मामले में हमास से काफ़ी बेहतर हैं, जिसकी मदद से ये IDF को 2006 के दौरान भी चकमा दे चुके हैं। यहाँ तक कि इजराइल के अंदर इनके खबरी भी हैं और टेक्नोलॉजी के लेवल पर भी ये किसी मॉडर्न आर्मी के जैसे ही हैं। और इन्होंने US और इजराइल को तब हैरान कर दिया जब इन्होंने एक वीडियो लॉन्च किया जिसमें हाइफा शहर के कई इलाकों की फुटेज थी, यानी ये एक इशारा था कि देखो यहाँ पर हमला हो सकता है। इन्होंने इजराइल के एक शहर के ऊपर अनआइडेंटिफाइड ड्रोन उड़ाया, लेकिन इजराइल को भनक भी नहीं लगी। हिजबुल्लाह की ये ताकत हैरान करने वाली है। सीरिया से इसे वेपन मिल जाते हैं। वर्ल्ड लेवल पर रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इराक, सीरिया सभी इसके साथी हैं। यहाँ तक कि इराक और सीरिया में कुछ ऐसे फ्रैक्शंस हैं जो प्रो ईरान हैं और उन्होंने भी कहा है कि अगर इजराइल हिजबुल्लाह के साथ जंग करता है तो वो भी इसमें कूदेंगे, यानी इजराइल पूरी तरह से घिर जाएगा। उसको एक साथ ही कई सारे दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है, जो उसके लिए बेहतर साबित नहीं होगा, क्योंकि उसकी आर्मी की कई टुकड़ियां ऑलरेडी 9 महीने से गजा में लड़ रही हैं। इस बीच एक नई जंग का आगाज अगर हो गया तो इजराइल बर्बाद हो सकता है। पर ऐसा तो है नहीं कि इजराइल इतनी बुरी मुश्किल में फंसे और US उसकी मदद ना करे। US ने ऑलरेडी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। वो नहीं चाहता है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग हो, पर अगर किसी वजह से हो जाती है तो वो इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट करने वाला है। फिर चाहे वो ट्रूप्स भेजकर इजराइल को डिफेंड करना हो या उसको बम बारूद, गोली बंदूकें या इंटेलिजेंस देना हो। इन दोनों के बीच अगर जंग होती है तो ये लेबनान सीरिया के बॉर्डर के पास होगी, यानी गोलान हाइट्स और शीबा फार्म्स एंड गज्जर विलेज जैसी जगहों पर। हिजबुल्लाह हर दिन 400 से 500 तक रॉकेट्स डेली फायर कर सकता है और न केवल नदर्न इजराइल बल्कि तेल अवीब, नाजरेत तक भी मिसाइल पहुंचा सकता है, यानी जंग का स्कोप लिमिटेड नहीं है। इजराइल के पास भी ऐसे हथियार और रॉकेट मौजूद हैं जो लेबनान की राजधानी तक जा सकते हैं और तबाही भी मचा सकते हैं। यानी दोनों ही बड़ी पावरफुल फोर्सेस हैं जिनका क्लैश दोनों के लिए डिस्ट्रक्टिव और घातक साबित होगा। और अगर इन दोनों के बीच जंग होती है तो पूरा मिडिल ईस्ट बदल जाएगा। इजराइल ऑलरेडी बुरी कंडीशन में है। एक एस्टिमेट के अनुसार अगर ये साल खत्म होते होते गजा में जंग चलती रही तो इजराइल को $50 बिलियन तक खर्च करने होंगे। उसकी इकॉनमी बहुत बुरी कंडीशन में है। इन्वेस्टर्स पैसा लगाने के लिए रेडी नहीं है। इंटरनली भी देश इस समय डिवाइडेड है। कुछ हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि हमास को ख़त्म कर देना चाहिए, तो वहीं कुछ हैं जो कह रहे हैं कि उनके साथ निगोशिएट करके हॉस्टेजेस को वापस बुला लेना चाहिए। आए दिन सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी अब उसकी इमेज पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। ऐसे में वो एक नई जंग करने की हालत में तो नहीं है और हमास के साथ जो जंग चल रही है उसमें जो उसने नाकामयाबी हासिल की वो अलग है। 9 महीना होने को आए हैं और अभी तक कोई भी
अंत इस जंग का नहीं दिखाई दे रहा है। बार बार पीस टॉक होती है, बार बार प्रपोजल रखे जाते हैं, लेकिन नेतन्याहू सबको ठुकरा देता है। यहाँ तक कि अमेरिका को भी आंख दिखाना शुरू कर दिया है जब से अमेरिका ने इजराइल के प्रपोजल को ठुकराया है। नेतन्याहू के ऐसा करने के पीछे कई वजहें हैं। अब नेतन्याहू को मालूम है कि इजराइल का पीछे हटना मतलब हार, और इसका रिस्क वो नहीं लेना चाहेंगे, और हमास अभी तक लड़ रहा है। दूसरा, नेतन्याहू को अच्छी तरह से ये बात समझ आ चुकी है कि एक बार ये जंग खत्म होती है और इजराइल में नए इलेक्शंस होते हैं तो उनका पॉलिटिकल कैरियर भी पूरी तरह से दांव पर लग सकता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसी सरकार देश को चलाए जो देश को मुश्किल में ले जाए और किसी की सुने भी ना। तो क्या अब नेतन्याहू के कुछ आखिरी दिन हैं ऑफिस में, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस समय नेतन्याहू लॉबी की कोशिश है कि अमेरिका में ट्रंप की सरकार आ जाए, क्योंकि रिपब्लिकन आंख बंद करके इजराइल को सपोर्ट करते आए हैं। इस साल अमेरिका में इलेक्शन ईयर है। ट्रंप की सरकार अगर वहाँ लौटती है तो इससे नेतन्याहू को फायदा होगा, क्योंकि ट्रंप ने पब्लिकली अपना स्टैंड डिक्लेयर कर रखा है। ट्रंप चाहते हैं हमास को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, और ऐसा हकीकत बन सके इसके लिए ट्रंप इजराइल की हर तरह से मदद करेंगे। ऐसे में हिजबुल्लाह के साथ जंग अगर हो गई तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा और फिर कई नए फ्रंट खुल जाएंगे, और यही ईरान चाहता है। देखते हैं हिजबुल्लाह अपने कमांडर का बदला ले पाता है या नहीं। दोस्तों, हिजबुल्लाह के बनने और इजराइल के साथ अदावत की कहानी अभी आपने देखी। आपको क्या लगता है पूरे मामले पर, लिखकर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स भी भेज सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।